अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आप लोगों का इस्तकबाल है एक्सील अकेडमी पर। नौ बच्चों, कल क्या हो गया? एक्चुअली कल क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी या नेट चला गया था, कुछ आइडिया नहीं है। क्योंकि रिकॉर्डिंग भी मैंने जब चेक किया तो रिकॉर्डिंग भी कुछ 12 मिनट की है और हमारा टोटल लेक्चर कुछ 1 घंटा या 47 मिनट चला है। तो मैं उसको अभी आज और रिपीट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो हम इंशाल्लाह उसको रिपीट करेंगे। अलीमा बेटा देखो, मेरे ग्रुप में है ना, जब हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे उस वक्त मैंने एक पूरी लिस्ट डाली है। उस लिस्ट पर जाइए और उस लिस्ट के ऊपर आपको सारी चीजें समझ में आएगी, या फिर मैं खुद उसको टिक मार्क करके इंशाल्लाह आज शेयर कर दूंगा कि बॉटनी के कौन से चैप्टर है, जूलॉजी के चैप्टर कौन से हैं, और बॉटनी में कौन कौन से चैप्टर हुए हैं, जूलॉजी में हमारे कौन से हुए, और कौन से चैप्टर्स है जिनको बॉटनी और जूलॉजी में काउंट किया जाता है। क्योंकि बॉटनी के जो प्लांट से रिलेटेड है उनको समझना आसान है, लेकिन कुछ नए चैप्टर्स ऐसे हैं जो मतलब इम्यूनिटी है, बायोटेक्नोलॉजी है, जेनेटिक्स है, तो अब इनको जूलॉजी में काउंट किया है या बॉटनी में काउंट किया, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट जाता है। लेकिन अगर किसी के पास इन चीजों से रिलेटेड, अगर किसी के पास इन चीजों से रिलेटेड कोई अगर आइडिया है या किसी के पास ऑलरेडी कोई डाटा अगर अवेलेबल है चैप्टर्स का, तो अगर वो शेयर कर ले तो बहुत आसानी होगी, यानी डबल काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो किसी बच्चे के पास अगर इस तरह से चैप्टर्स का अगर सेपरेशन अगर है, तो वो क्या करे, व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे ऐड कर दे, या टीचमेंट ग्रुप पे ऐड कर दे, या मेरे को पर्सनल भेज दे, तो मैं इंशाल्लाह उसको ब्लॉग पर भी ले जाके ऐड कर दूंगा ताकि दूसरे बच्चों का भी फायदा हो जाए। ठीक है बच्चों, तो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है इंसानी सेहत और बीमारियां। आज जो चैप्टर पे हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। नो बच्चों, आमतौर पर हमारे पास एक कंसेप्ट है कि जो सेहतमंद है या सेहत का कोई कंसेप्ट है हमारे पास, वो क्या है। आमतौर पर हम किसी को फिजिकल फिट देखते हैं तो हम कहते हैं कि ये सेहतमंद है, या कोई बहुत अच्छी बातें कर रहा है, अच्छे काम कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं कि सेहतमंद है। तो यहाँ पर आज से पहले लोग इसी तरह की छोटी छोटी चीजों को या डिवाइड करके चीजों को सोचते हैं, लेकिन सेहत को जब भी हम डिफाइन करते हैं या सेहत की जब भी तारीफ की जाती है, तो उसका मतलब ये होता है कि जिस्मानी, दिमागी और समाजी, ये तीनों भी अगर आपके अच्छे हैं, ये तीनों भी अगर अच्छे हैं, तो इसका मतलब है कि आप क्या है, सेहतमंद। तो सेहत या सेहतमंद की डिफिनेशन क्या है कि जिस्मानी, दिमागी और सामाजिक तौर पर अगर कोई अच्छा है या अच्छे है, तो उसको कहा जाएगा सेहतमंद। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कुछ एग्जाम्पल जैसे बताओ कि कोई जैसा किसी का जिस्मानी, किसी की दिमागी सेहत बहुत अच्छी है लेकिन उसकी जिस्मानी सेहत खराब है, जैसा स्टीफन हॉकिंग साइंटिस्ट है बहुत बड़े, तो उनको हम सेहतमंद नहीं कहेंगे, क्योंकि उनको एक बीमारी थी और उस बीमारी के अंदर उनके धीरे धीरे जिस्म के जो आज़ा थे वो लॉस हो गया, उन्होंने फंक्शन करना बंद कर दिया। लेकिन हम उनको सेहतमंद इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि उनकी दिमागी सेहत तो बहुत अच्छी थी, उन्होंने बड़ी बड़ी थियरीज दिए, उन्होंने बड़ी बड़ी साइंटिफिक इनोवेशन उनको एक्सप्लेन किया हुआ है, और उन्होंने जो थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी वगैरह वो भी, उसमें भी उन्होंने बात की है। तो इतनी बड़ी बड़ी बातें उन्होंने की है, तो उनकी दिमागी सेहत तो अच्छी थी लेकिन उनकी जिस्मानी जो सेहत थी वो अच्छी नहीं थी, तो हम उनको डिसऑर्डर कहेंगे या डिजीज पर्सन कहेंगे। या कुछ लोग होते हैं जिनकी जिस्मानी सेहत तो अच्छी होती है लेकिन दिमागी तौर पर वो अच्छे नहीं होते, जैसे जो लोग पागल हो जाते हैं, तो उनकी बॉडी वगैरह तो सब अच्छी होती है लेकिन उनकी जो दिमागी सेहत है वो अच्छी नहीं होती। इसी तरह से सामाजिक, आज अगर आज की सोसाइटी में अगर हम बात करें तो सोशल लॉ यानी सोशल
कांटेक्ट को बहुत अहमियत है। उसकी वजह यह है कि लोगों के दरमियान जो लोग बहुत अच्छे से रहते हैं, लोगों के साथ जिनके ताल्लुकात अच्छे होते हैं, लोगों के साथ, यानी लोग का मतलब क्या है, लोग का मतलब यह है कि मैं अपने घर में अपने वालिदैन के साथ कैसा हूँ, मैं अपने घर में अगर मैं अपने भाइयों के साथ कैसा हूँ, अपनी बहन के साथ कैसा हूँ, अपने दोस्तों के साथ कैसा हूँ, अपने टीचर्स के साथ कैसा हूँ, अपने साथ के तालिब इल्मों के साथ कैसा हूँ, है ना। तो ये जो पूरा है, तो ये पूरा कल्चर कहलाता है सेहत। तो याद रखना, सेहत का सिर्फ मतलब ये नहीं कि कोई जिस्मानी तौर पे अच्छा है तो वो सेहतमंद है, ऐसा नहीं है। सेहत के लिए बात होगी कि जिस्मानी, दिमागी और समाजी। एग्जाम में इस तरह की डेफिनेशन पूछी गई है, इसलिए इसको इतना एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो इसको याद रखना है, समाजी तौर पे, जिस्मानी तौर पे और दिमागी तौर पे जो अच्छा है तो हम उसको क्या कहेंगे, सेहतमंद कहेंगे ना। अब सवाल ये आता है कि डिजीज कब होते हैं, ये बीमारी कब बनती है। तो बीमारी बनने के रीजन है, एक पहला जो रीजन है वो है जुनेनिया। एक रीजन है जुनेनिया, यानी जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर्स। कुछ लोगों के अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, जैसा अभी स्टेफन हॉकिंग के मामले में मैंने बात किया, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो जुनेनियाती होती है। दूसरी बीमारियां होती है जो इन्फेक्शियस होती है, जिनको कहा जाता है तादी। ऐसी बीमारियां जो इन्फेक्शन के जरिए से होती है। फिर इसी तरह से कुछ बीमारियां वो होती है जो हमारे पास हमारे लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है, हमारे तर्ज जिंदगी से रिलेटेड है। जो किससे मुताल्लिक है, हमारी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है और हमारे तर्ज जिंदगी से मुताल्लिक है। तो यहाँ पर बीमारियों के तीन बड़े बड़े रीजन है, या डिजीज होने के तीन बड़े रीजन है। एक वो रीजन है जो जुनेनिया के तौर पे होते हैं, एक वो रीजन है जो इन्फेक्शन की वजह से होते हैं, और एक है जो हमारे तर्ज जिंदगी। अगर जुनेनिया की तो एग्जाम्पल मैंने बताया, इन्फेक्शन मतलब अभी हवा चल रही है, हवा की वजह से बहुत सारे पोल्यूशन वगैरह होते हैं, तो उनकी वजह से इन्फेक्शियस, यानी आपको टाइफाइड फीवर हो रहा है, तो ये एक पर्टिकुलर वे में ये इन्फेक्शन जनरेट होते हैं। अगर आप अभी कहेंगे तो अभी बारिश का मौसम है तो पैरासिटिक डिजीजेस ज्यादा होंगे, यानी मच्छर के काटने से होने वाली चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया। तो आप देखेंगे कि ये पूरी एक बीमारी की लहर अभी चालू है। और लाइफ स्टाइल से रिलेटेड क्या है कि आप सोते कब है, आप जागते कब है, आप खाने में किस तरह की चीजों का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप फास्ट फूड पे रहते हैं तो उसकी वजह से अलग बीमारियां होंगी। आप अगर चाइनीज फूड ज्यादा खाते हैं तो उससे होने वाली बीमारी अलग है। तो यहाँ पर आपकी तर्ज जिंदगी, आपके लाइफ स्टाइल से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां हैं। अगर हम इन तीनों भी वजूहात को, बीमारियों की अगर समझ जाए, और उसमें भी स्पेशली इस वाले पोर्शन को, तर्ज जिंदगी से, तो हमारे पास बहुत सारे लोगों की बीमारियां दूर हो जाएंगी। तो हमको ये कहा गया कि खाना खाना है तो आपको खाने के अंदर जो सुन्नत का तरीका ये है कि एक हिस्सा खाने का, एक हिस्सा पानी का, एक हिस्सा हवा का। लेकिन होता ये है कि हम वो तीनों हिस्से को एक ही हिस्सा कर देते हैं और फिर उसको छोटा छोटा कर देते हैं। तो खाने का हमारा पोषण बढ़ जाता है, पानी और हवा का पोषण कम हो जाता है, इसकी वजह से बीमारियां होती है। सोने के मामले में हमसे कहा गया कि भाई ईशा की नमाज हो जाए, या आपका कोई काम नहीं है रात में तो रात में आप जल्दी सो जाइए, सुबह में आप जल्दी उठिए। तो सुबह में जल्दी उठने के बाद तहज्जुद पढ़िए, तहज्जुद पढ़ के आपकी जिंदगी की शुरुआत करिए। तो ये इस तरह की हमको लाइफ स्टाइल सिखाई गई है ताकि हम सेहतमंद रहे, ताकि हम एक अच्छे इंसान बन सके, इसलिए हमको ये तर्ज जिंदगी बताई गई है। तो सिंपल याद रखना है कि डिजीज के लिए तीन बड़े रीजन हैं। नाउ बच्चों, अब एक और बात कि अगर हमको किसी को डिजीज से बचाना या बीमारियों से बचाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा। तो हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, तो उसमें से ये है कि अगर प्रिकॉशन, अगर बीमारियों से प्रिकॉशंस लेना है या हमको एहतियाती तदाबीर लेना है, तो हम एहतियाती तदाबीर क्या ले सकते हैं। तो एक जो सबसे पहला है वो है मुतवाज़िन ग़िज़ा। सबसे पहला लफ्ज याद रखिए, ग़िज़ा। ग़िज़ा के मामले में बहुत अहम चीज है और अक्सर यहीं जाके हम लोग है ना नुकसान करते हैं। तो पहला है मुतवाज़िन ग़िज़ा, दूसरा है सफाई। सफाई अब ये पर्सनल भी हो सकती है,
माशरती भी हो सकती है, और सोसाइटी सामाजिक सफाई भी हो सकती है, दिमाग की सफाई भी हो सकती है, जिस्म की सफाई भी हो सकती है। तो हमको इन बातों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, और हमको ये सारी चीजें इस अंदाज में सिखाई गई है कि इन कामों को करने के नतीजे में हमको रिवॉर्ड मिलेगा, यानी हमको अल्लाह ताला की रजामंदी हासिल होगी। यहाँ तक हमको मतलब आप समझ सकते हैं कि सेहत कितनी इंपॉर्टेंट है, कि हमको इसमें नेकियां तक सिखाई गई है कि बता कि आप ऐसा करेंगे तो आपको ये नेकी मिलेगी, अल्लाह ताला खुश होगा। इस तरह से हमको बहुत सारी चीजें बताई गई है। तो यहाँ पर याद रखना है कि जब हम प्रिकॉशन या मेजर इस्तेमाल करेंगे तो ग़िज़ा, मुतवाज़िन ग़िज़ा, सफाई, वर्जिश, वर्जिश, ये सब हमारे हाथ में है। इसके बाद अब जो शुरू होता है वो है वैक्सीनेशन। टीका, क्या है? वैक्सीनेशन, टीका। इसके बाद कि लोगों को आगाही या लोगों को आगाह करना, जो भी बीमारियां हैं उन बीमारियों से लड़ने, उनसे किस तरह से बचा जाए, उससे लोगों को आगाह करना। तो हम जब बात कर रहे हैं हेल्थ की, जब हम बात कर रहे हैं डिजीज की, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम बात करें कि अगर बीमारी होती है तो उसके लिए एहतियाती तदाबीर क्या इस्तेमाल की जाए। तो उसमें है मुतवाज़िन ग़िज़ा, सफाई, वर्जिश, वैक्सीनेशन और लोगों को आगाही। ना इसके अलावा हम अगर बीमारियों को या हमारी जो डिजीज है उसको अगर डिवाइड करते हैं तो दो बड़े ग्रुप में उनको हम डिवाइड करते हैं। कुछ डिजीज वो होती है जिनको हम कहते हैं मुताअद्दी, मुताअद्दी बीमारियां, जिनको हम कहते हैं इंफेक्शियस डिजीजेस, और दूसरी होती है जिनको हम कहते हैं गैर मुताअद्दी, गैर मुताअद्दी बीमारियां, जिसको हम कहते हैं नॉन इंफेक्शियस डिजीज, नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। फॉर एग्जाम्पल, या अगर आपको मालूम होगा कि गैर मुतअद्दी बीमारियां मतलब ऐसी बीमारियां, ऐसी बीमारियां जो एक शख्स से दूसरे को नहीं, और मुतअद्दी मतलब वो बीमारियां जो एक शख्स से दूसरे शख्स को होती है। जैसे भी हमने एक शख्स से दूसरे शख्स को होने वाली कोरोना वायरस, कोविड जो डिजीज थी, वो कोविड डिजीज को हम क्या कह सकते हैं? इन्फेक्शियस डिजीज, एक शख्स से दूसरे शख्स को होने वाली। या यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं कोरोना वाली डिजीज है, इसी तरह से नजला है, जुकाम है, किसी के छींकने से दूसरे को जाती है, इसी तरह से एड्स है। अगर यहाँ पर बात करें नॉन इन्फेक्शियस तो कैंसर है, कैंसर कभी भी एक शख्स से दूसरे शख्स को ट्रांसमिट नहीं होता है। तो यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट याद रखना है कि बीमारियों को दो बड़े ग्रुप में डिवाइड किया गया है। कुछ बीमारियां वो होती है जो एक शख्स से दूसरे शख्स को होती है, और कुछ बीमारियां वो होती है जो एक शख्स से दूसरे शख्स को नहीं जाती, जिनको हम कहते हैं गैर मुतअद्दी बीमारियां। कंप्लीट। ना बच्चों, अब हम हमारे असल टॉपिक की तरफ आ रहे हैं, जहां से एग्जाम में बहुत सारे सवाल बनते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं कि बहुत सारी बीमारियां जो होती है वो कॉमन होती है, या आमतौर पे जो बीमारियां हम देखते हैं उनकी बात करने वाले हैं। तो वो बीमारियां किस तरह से फैलती है, किस तरह से ट्रांसमिट होती है, फिर किस तरह से वो डेवलप होती है। तो हम बात कर रहे हैं कॉमन डिजीज इन ह्यूमन।
इंसानों में होने वाली आम बीमारियां, इंसानों में होने वाली आम बीमारियों की अब हम बात कर रहे हैं। तो इसमें अगर पहली चीज ये बात की जाए कि इंसानों के अंदर आम बीमारियां जो होती है तो किसकी वजह से होती है, तो हम कहेंगे कि वो बैक्टीरिया की वजह से होती है, वो पैरासाइट्स की वजह से भी हो सकती है, वो वायरसेस की वजह से भी हो सकती है। बैक्टीरिया आपको तो हम जानते हैं कि ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, खुर्दबीन से देखे जाने वाले हैं। पैरासाइट क्या होते हैं, तो पैरासाइट ऐसे जानदार होते हैं जिनको हम कहते हैं तुफीलिए। क्या कहते हैं उनको, तुफेलिए। तुफेलिए का मतलब क्या है, तुफेलिए का मतलब ये है कि ऐसे जानदार जो किसी और जानदार के जिस्म में जाकर अपनी जिंदगी गुजारते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पैरासाइट। क्या कहते हैं, ऐसे जानदार जो किसी दूसरे जानदार के जिस्म में अपनी जिंदगी गुजारते हैं। तो ये बहुत आसान अल्फाज है, मैंने समझाने के लिए अल्फाज बोला है। तो याद रखना कि पैरासाइट्स, ठीक है। तो जैसे पैरासाइट की बात करें तो मलेरिया का पैरासाइट है ना। तो यहाँ याद रखना है वायरसेस, तो वायरसेस के मामले में भी आपको बातें पता है। सिर्फ पैरासाइट इसलिए इंट्रोड्यूस किया क्योंकि अक्सर बच्चों अभी तक हमारी गुफ्तगू में पैरासाइट इतना नहीं आया, इसलिए कभी उसको एक्सप्लेन करने का मौका नहीं रहा। तो इसलिए इसको याद रखिए कि ऐसे जानदार जो किसी दूसरे जानदार के जिस्म में जाके अपनी जिंदगी गुजारते हैं उनको हम कहते हैं पैरासाइट्स। नाउ जब बीमारी होती है इंसानों के अंदर, तो इंसानों के अंदर ये जो इंफेक्शियस एजेंट है, यानी जो बीमारियां पैदा करने वाले जो एजेंट्स हैं, तो उनका रोल कैसा होता है, वो किस तरह से हमारे जिस्म के अंदर काम करते हैं। तो पहला ये होता है कि वो हमारे जिस्म के अंदर क्या होते हैं, दाखिल होते हैं। पहले वो क्या करते हैं, हमारे जिस्म में क्या होते हैं, दाखिल होते हैं। अब ये दाखिल होने का जो अमल है, तो ये बहुत अलग अलग तरीके से है। कुछ ऐसे है जो हवा के जरिए, नाक के जरिए अंदर आ जाएंगे, कुछ ऐसे है जो पानी के जरिए अंदर आ जाएंगे, कुछ ऐसे है जो खाने के जरिए आ जाएंगे, कुछ ऐसे है जो ब्लड के जरिए। तो इनके दाखिल होने की जो मीन्स है वो अलग अलग है, दाखिल होने की जो जराए है वो अलग अलग है। तो पहली चीज बीमारियों के अंदर जो होती है वो क्या होती है, वो बीमारियों के जो जराशीम है वो जिस्म में क्या होते हैं, दाखिल होती है। दूसरा दूसरा जब वो दाखिल होते हैं तो वो दाखिल होने के बाद पहला काम जो करते हैं वो करते हैं मल्टीप्लिकेशन। वो क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, यानी अपने नंबर, अपनी तादाद में वो क्या करते हैं, इजाफा करते हैं। अपनी तादाद में वो क्या करते हैं, इजाफा करते हैं। और तीसरी चीज, जब वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, वो बहुत बड़ा काम करते हैं और वो क्या करते हैं, मदाखिलत, जिसको क्या कहेंगे हम, मदाखिलत। कहां पर मदाखिलत करते हैं, पहली मदाखिलत वो करते हैं हमारे मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम। कहां पर करते हैं, मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम, यानी जो हमारा क्या कहेंगे कि जो साख्ती सिस्टम है, हमारे जो स्ट्रक्चर है, हमारे बॉडी के जो पार्ट्स है, उनको वो डिस्टोर्ट करते हैं, उनको वो तब्दील करते हैं, उनको वो तोड़ मरोड़ करते हैं। दूसरा, हमारे जो भी जिस्म के अंदर क्या चल रहे हैं, फंक्शंस चल रहे हैं, जो भी काम हमारे जिस्म में चल रहे हैं, उन कामों के अंदर वो क्या करते हैं, मदाखलत करते हैं। नतीजे में क्या होता है, नतीजे में हमारे जिस्म में क्या बढ़ना शुरू हो जाती है, बीमारियां बढ़ना शुरू हो जाती है। तो बेसिक कंसेप्ट याद रखिए कि बीमारियां डेवलप कैसा हो। जैसा आपने देखा होगा कि जब कोरोना वायरस का पीरियड आया तो ये बोल के हम लोगों को सबको घर बिठाया गया कि ये उसका इंक्यूबेशन टाइम है, अगर आप उससे दूर रहेंगे तो वो आपके बॉडी में नहीं आएगा, अगर आपके बॉडी में नहीं आएगा तो मल्टीप्लाई नहीं करेगा, मल्टीप्लाई नहीं करेगा तो आपके जिस्म के अंदर, फॉर एग्जाम्पल अगर लंग्स है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो उस रेस्पिरेटरी सिस्टम के फंक्शन को वो डिस्टर्ब नहीं करेगा, यानी उसके जो काम हो रहा था उस काम को वो खराब नहीं करेगा, बल्कि उसको फंक्शन को, उस काम को उसकी वजह से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सिंपल याद रखना है कि ये जो भी जरासीम है वो पहले दाखिल होते हैं अलग अलग जरिए से। दूसरा है कि वो अपनी तादाद वहां पर बढ़ाते हैं, जिसको हम उनका इंक्यूबेशन टाइम कहते हैं, यानी ऐसा टाइम जिसके अंदर वो अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तीसरा होता है वो फिर क्या करते हैं, मदाखलत करना शुरू करते हैं, जिसमें वो हमारे मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम को चेंज कर सकते हैं या फिर वो हमारे फंक्शंस को क्या करते हैं,
चेंज करते हैं ना। हम बच्चों हम वन बाय वन एक एक बीमारियों की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं टाइफाइड। टाइफाइड को आमतौर पर अगर हम ट्रांसलेट भी करें या बोले तो हम कहेंगे कि बुखार। हम आमतौर पर इसको क्या कहते हैं, बुखार। ये इस तरह की चीज होती है जिसको हम क्या कहते हैं, बुखार कहते हैं। ये जो बुखार है, ये जो टाइफाइड है, किसकी वजह से आता है, तो ये एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। क्या नाम है उसका, साल्मोनेला टाइफी। जब ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी जो है, ये हमारे जिस्म में इंटर करता है। और ये इंटर कहां से करता है, तो ये हमारे जिस्म के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आता है। कहां पर आता है, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम में भी ये स्पेशली हमारे इंटेस्टिनल, कहां पर आएगा, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर। और इंटेस्टाइन में आने के बाद ही क्या करता है, वहां पर परफोरेशन करता है, यानी उनके अंदर होल करता है। यानी कुछ हम ये कहेंगे कि इन्फेक्शन होने के लिए वो क्या करता है, वहां पर छोटे छोटे उनके अंदर छेद करता है या सुराख करता है। और वहां से फिर वो दूसरे जो आजा है उनमें क्या होता है, पहुंच जाता है। तो यहाँ पर सिस्टमेटिक याद रखना है कि ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में और कहां पर जाके अटैक करेगा, इंटेस्टाइन के अंदर। दूसरा, ये जो साल्मोनेला टाइफी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आया, तो ये कहां से आया, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम में दाखिल हुआ आलूदा पानी। कहां से इंटर हुआ ये, आलूदा पानी के जरिए ये हमारे जिस्म के अंदर आए। अब जब ये साल्मोनेला टाइफी आता है तो इससे हमारे जिस्म के अंदर कौन से असरात मुरतब होते हैं, या हम ये कहेंगे कि इसको शनाख्त कैसे करते हैं। तो इसमें ये होता है कि हाई फीवर, क्या होता है, हाई फीवर होता है, जो तकरीबन 39 डिग्री सेल्सियस से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस, कितना होता है, 39 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक ये फीवर होता है। दूसरा, इसके अंदर जो होता है वो कमजोरी होती है। दूसरा जो पर्सन होता है उसके अंदर क्या हो जाती है, कमजोरी हो जाती है। तीसरा, उसके अंदर कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन का मतलब क्या है, कब्ज। उसको क्या होने लग जाता है, कब्ज होने लगता है। क्योंकि इन्फेक्शन कहां पर है, इंटेस्टाइन के अंदर है। अगर इंटेस्टाइन के अंदर है तो खाना वगैरह का डाइजेशन वगैरह नहीं होगा, नतीजे में क्या होगा, कब्ज होगा। और अगर कब्ज होता है तो फिर क्या होगा, कब्ज होने की वजह से क्या होगा, उसके पेट में दर्द होगा। पेट में क्या होगा, ठीक है। तो ये पूरा टाइफाइड के सिम्टम है। तो यहाँ पर याद रखना है कि जो टाइफाइड फीवर है वो साल्मोनेला टाइफी की वजह से हो रहा है। फिर वो किस, उसका एजेंट जो है वो मेनली कौन है, आलूदा पानी है। और डाइजेस्टिव सिस्टम उसकी वजह से खराब, डाइजेस्टिव सिस्टम को अटैक करता है, स्पेशली इंटेस्टाइन के अंदर। असर आपके अंदर है हाई फीवर, कमजोरी, कॉन्स्टिपेशन और पेट में दर्द। अब इसका इलाज क्या है या इसको कैसे मालूम किया जाता है, तो इसको मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है विडाल टेस्ट। क्या इस्तेमाल करते हैं उसको मालूम करने के लिए, विडाल टेस्ट। और एग्जाम में सबसे फेवरेट क्वेश्चन है कि साल्मोनेला टाइफी अगर ये बीमारी है तो इसको मालूम करने के लिए क्या किया जाएगा। देखो, सैयद आलिम अकबर ने बता भी दिया कि 2020 में ये क्वेश्चन आया था। और मैं समझता हूँ कि सिर्फ 2020 में ही नहीं, और भी पीछे अगर आप जाएंगे तो बहुत सारी बीमारियों में, बहुत सारे सवालात में टाइफाइड को पूछा गया है। ठीक है। तो होगा क्या कि टाइफाइड का बैक्टीरिया पहले जिस्म में दाखिल होगा, फिर वो मल्टीप्लाई करेगा, फिर जाके वो क्या करेगा, हमारे जिस्म के अंदर जो काम चल रहा है उसको डिस्टर्ब करेगा। जैसे यहाँ पर काम क्या चल रहा था, कब्ज का, डाइजेशन का काम चल रहा था। उस डाइजेशन के काम को उसने क्या कर दिया, रोक दिया। नतीजे में क्या बन गया, हमारे जिस्म के अंदर कब्ज, कॉन्स्टिपेशन बन गया। ना निमोनिया, एक बीमारी जिसको हम क्या कहते हैं, निमोनिया कहते हैं।
ये जो निमोनिया है इसके एजेंट दो है। एक है स्ट्रेप्टोकोकस, इसके जो एजेंट्स हैं या जो बैक्टीरिया जिसकी वजह से बीमारी होती है, इसके जो जरिए हैं, एक है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, और दूसरा है हेमोफिलस। हेमोफिलस की स्पेलिंग, हेमोफिलस की स्पेलिंग हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इसकी वजह से निमोनिया होता है। और ये बेसिकली क्या करते हैं, ये हमारी जो एल्व्यूलाई है, यानी ये जाके कहां पर अटैक करेंगे, तो पहले जाके कहां अटैक करेंगे, किडनी। किडनी में भी ये स्पेशल, यानी हम ये कह सकते हैं कि किसको जाके डिस्टर्ब कर रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। किसको डिस्टर्ब कर रहा है, सॉरी, किडनी, लंग्स। ये किसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को। और रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी किसको, लंग्स को। और लंग्स में भी ये जाके किसको करते हैं, एल्वियोलाई को। किसको करते हैं, एल्वियोलाई को। एल्वियोलाई के अंदर वो क्या करते हैं, एल्वियोलाई को इन्फेक्शन होने की वजह से एल्वियोलाई के अंदर रखीज क्या भर जाता है, रखीज भर जाता है, लिक्विड भर जाता है, फ्लूइड भर जाता है। और इस रखीज की वजह से, इस फ्लूइड की वजह से क्या होता है, जो एल्वियोलाई स्पेस है वो क्या हो गया, कम। एल्वियोलाई स्पेस कम हो गया तो ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए जगह कम हो जाएगी। नतीजे में वहां पर फिर हमको क्या डेवलप होता है, निमोनिया कंडीशन वहां पर हमारे जिस्म के अंदर डेवलप होती है। और ये जो होती है, इसकी वजह से क्या क्या होता है, तो इसकी वजह से सांस लेने में शदीद तकलीफ होती है। सबसे पहले क्या होता है इसमें, सांस लेने में शदीद तकलीफ होती है। अब दिखेगा क्या, तो आपको वहां दिखेगा बुखार। उस पर्सन के अंदर क्या होना शुरू हो जाता है, बुखार होना शुरू होता है। फिर उसके बाद उसको क्या होती है, सर्दी, यानी चिल्ड मारता है। तीसरा, उसको अब बहुत सारी चीजें निकालना है, तो अब लंग्स बार बार रेस्पॉन्स करेंगे तो उसकी वजह से क्या होंगे, उसको खांसी होना शुरू होगी। यानी उनके अंदर क्या हो जाएगा, खांसी रहेगी, लेकिन खांसी कैसी रहेगी, कफ, कफ वाली खांसी रहेगी, चिपचिपा मटेरियल बाहर आने लगेगा। और इन सब की वजह से उनके सर में क्या स्टार्ट हो जाएगा, सर दर्द स्टार्ट हो जाएगा, हेड एक्ट। क्या होना शुरू हो जाएगा, हेड एक्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये निमोनिया है, और हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा और स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से ये बीमारी, सॉरी, ये डिजीज होती है, ये इन्फेक्शन होता है। जीनत बेटा, ये टाइफाइड बीमारी सबसे पहले किसको हुई थी, तो ये बीमारी वहां पर एक लेडी थी, टाइफाइड मैरी जिसका नाम था, उसको हुई थी। वो खाने के जरिए वो सारी बीमारी को फैला दी थी। ठीक है, नाउ तीसरा है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड जो हम आमतौर पे बात करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, नजला, या जिसको हम कहते हैं जुकाम। नजला, या हम जिसको क्या कहते हैं, जुकाम। तो ये जुकाम या नजला किसकी वजह से होता है, तो ये होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइनो वायरस। इसकी वजह से होता है राइनो वायरस। इस राइनो वायरस के इन्फेक्शन की वजह से ये होता है। और ये जो कॉमन कोल्ड की बीमारी है, ये राइनो वायरस है, ये कहाँ अटैक करता है, तो ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, कहाँ पर अटैक करता है, सिस्टम के अंदर। और रेस्पिरेटरी सिस्टम के भी
अंदर अगर बात करें कि ये कहां पर मेनली अटैक करता है, तो ये करता है हमारे नोज, कहां पर अटैक करता है हमारी नोज, या हम कहेंगे नेजल कैविटी, जो बाहर की जो नेजल कैविटी, इसलिए देखोगे आप भी लाल लाल हो जाता है। और दूसरा होता है रेस्पिरेटरी पासेज। अब रेस्पिरेटरी पासेज का मतलब क्या है, तो रेस्पिरेटरी पासेज हमारे पास क्या है, तो रेस्पिरेटरी पासेज है नेसल कैविटी, नेसल चैम्बर, फेरिंक्स, लैरिंक्स ना, फेरिंक्स उसके बाद लैरिंक्स और उसके बाद ट्रैकिया। तो ये पूरा जो पैसेज है वो पूरा पैसेज है, तो इसलिए हम बोलते हैं अक्सर कि वो आपने देखा होगा कि विक्स की गोली लो, खिंच खिंच दूर करो, और इस तरह के बहुत सारे जो अक्सर यहाँ पर ही इन्फेक्शन, यानी वो मेडिसिन अगर आप मुंह में डालेंगे तो यहाँ तक ही बता दें। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो बीमारी है, जो राइनो वायरस का जो इन्फेक्शन है, वो नोज से रिलेटेड है और रेस्पिरेटरी पासेज से रिलेटेड है। अब इसमें होता क्या है राइनो वायरस के या कॉमन कोल्ड की वजह से, तो पहली है कि नाक बंद हो जाती है, नाक बंद हो जाती है। उसके बाद सोर थ्रोट, सोर थ्रोट यानी अक्सर आपने देखा होगा कि जिसको जुकाम वगैरह हो गया तो आप बहुत जल्दी पहचान लेते, क्योंकि उसकी नाक से एक आवाज आती रहती है कंटिन्यूअसली, उसके माउथ से एक आवाज आती रहती है, थ्रोट से उसके। फिर यहाँ पर होता है उसको, दूसरा होता है खांसी होना शुरू होती है, खांसी के साथ उनके अंदर क्या होता है, सर का दर्द या सर दर्द स्टार्ट होता है। और बहुत इंपॉर्टेंट वो है नेसल डिस्चार्ज, यानी करता है नेसल डिस्चार्ज, यानी नाक से उनके कंटिन्यूअसली क्या होता है, कुछ मटेरियल है जो बाहर निकलता रहता है, जिसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल डिस्चार्ज। और वो जो नेचुरल डिस्चार्ज होता है वो बेसिकली क्या होता है, वो म्यूकस होता है, वो क्या होता है, म्यूकस होता है, जो बार बार उनके जिस्म से निकलता रहता है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, थूकते रहते हैं। और नतीजे में ये पर्सन क्या होता है, हमको बहुत थका हुआ दिखाई देता है, थकावट उसके अंदर बहुत ज्यादा होती है। ना बच्चों, ये जो बीमारी है, ये बीमारी को कहां पर आप लेंगे, ये बीमारी आपकी कैसी है, मुतादी, ये बीमारी कैसी है, मुतादी बीमारी। इसको याद रखना, एग्जाम में इसी तरह के सवाल किए जाते हैं कि ये मुतादी है, गैर मुतादी है, तो इसको याद रखना कि ये कौन सी बीमारी है, मुतादी बीमारी है। पढ़ना है आगे। ना अब बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज जिसके ऊपर एग्जाम में बहुत सारे सवाल किए जाते हैं और हमारे लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग है उसको पढ़ना, वो है मलेरिया। मलेरिया, अब जो मलेरिया की डिजीज है तो हम अक्सर ये कहते हैं कि मच्छर के काटने से होती है। अगर मच्छर के काटने से होती है तो हम ये कहते हैं कि मच्छर मच्छर के जरिए होने वाली बीमारी, लेकिन हम आम तौर पे इसको मच्छर की बीमारी कहते हैं। लेकिन ये जो मलेरिया होता है इसका जो काउजिंग एजेंट है, इसका जो काउजिंग एजेंट है वो है मलेरिया का काउजिंग एजेंट पैरासाइट। मच्छर और पैरासाइट, इनमें क्या फर्क है, तो इन्फेक्शियस एजेंट या काउजिंग एजेंट कौन है, पैरासाइट। इस पैरासाइट को लेकर जाने वाला वेक्टर, इस पैरासाइट को लेकर जाने वाला वेक्टर या इस पैरासाइट को लेकर जाने वाली जो गाड़ी है, वो गाड़ी है मच्छर। ठीक है, तो याद रखना कि एग्जाम में अगर आपको सवाल पूछ लिया गया कि मलेरिया का काउजिंग एजेंट कौन है और वहां पर दिया गया मच्छर और मलेरिया, मच्छर और पैरासाइट, तो वहां पर याद रखना कि काउजिंग एजेंट कौन है, पैरासाइट है, लेकर जाने का काम, वेक्टर का काम कौन करता है, मच्छर करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। नाउ जो मलेरिया की बीमारी है इसके लिए दो होस्ट है, मलेरिया की बीमारी के लिए क्या है, दो घर है, ठीक है, टू होस्ट,
दो घर है या दो होस्ट है जहां पर इनका डेवलपमेंट होता है। एक घर है ह्यूमन, इंसान, और दूसरा घर है जिसको हमने कहा अभी मच्छर। ठीक है, एक है इंसान और दूसरा है मच्छर जिसको हम कहते हैं मॉस्किटो। ठीक है ना बच्चों, अब यहाँ डेवलपमेंट कैसा होता है, इसकी साइकिल कैसी होती है उसके ऊपर बात करेंगे। मच्छर में, मच्छर के जिस्म में क्या होता है और इंसानी जिस्म में ये कैसे डेवलप होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक चीज याद रख लीजिए, क्योंकि कंफ्यूज होना नहीं है, हमारे पास बार बार रिपीट करने का टाइम नहीं है, इसलिए जो लोग भी जहां पर भी गैर मुतवज्जे है वो मुतवज्जे हो जाए, इधर तवज्जो दे। तो हमने कहा कि मलेरिया है, मलेरिया का जो काउजिंग एजेंट है वो पैरासाइट है, उसको लेकर जाने वाला कौन है, वेक्टर है। तो अब क्या हुआ कि कोई इंसान है, कोई इंसान है, इस इंसान के ऊपर कौन आया, इस इंसान के ऊपर कोई आ गया, फॉर एग्जाम्पल ये मच्छर है। ठीक है, ये मच्छर आ गया, इस मच्छर ने क्या किया, यहां पर खून पिया। ठीक है, खून उसने पिया, खून सब कर दिया। अब ये जो इंसान है, इस इंसान के पास क्या है, लीवर। इस इंसान के पास क्या है, जिगर। और ये जो लीवर है, इस लीवर के अंदर है हेपेटोसाइट सेल। कौन से सेल है यहाँ पर, हेपेटोसाइट सेल। तो होता क्या है कि ये जो जिगर है जिसके अंदर हेपेटोसाइट है, इस लीवर के अंदर जब इसने खून पिया उस दौरान में इस मच्छर ने यहाँ पर क्या रिलीज करा, इस इंसान के अंदर उसने रिलीज करा पैरासाइट। क्या रिलीज कर दिया उसने इस इंसान के जिस्म के अंदर, पैरासाइट। अब ये जो पैरासाइट है ये कहां पर पहुंचेगा, लीवर के पास। लीवर के पास जो पैरासाइट आएगा, उस पैरासाइट को कहा जाता है स्पोरोजॉइड। क्या कहा जाता है इसको, स्पोरोजॉइड। यानी वो किस फॉर्म में आया, स्पोर के फॉर्म में आया, इसलिए उसको क्या कह रहे हैं हम, स्पोरोजॉइड। तो इंसान को जैसे ही इसने मच्छर ने काटा, खून पिया, उस दौरान में उसने इंसान के जिस्म में क्या छोड़ दिया, पैरासाइट। ये पैरासाइट जिसको हम क्या करें आगे चल के, स्पोरोजॉइड, ये कहां पर पहुंचेगा, लीवर में। कहां पर पहुंचेगा, लीवर में। अब लीवर के अंदर पहुंच रहा है मतलब कहां पहुंच गया वो, हेपेटोसाइट सेल के अंदर, या हेपेटोसाइट खलियों के अंदर। फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि वो इन खलियों के अंदर, ये खली है और उनके अंदर क्या है, ये हेपेटोसाइट है। ठीक है, ये हेपेटोसाइट यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर एक काम करेगा जिसको कहा जाता है आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या करेगा यहाँ पर ये, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ये है कि ये हेपेटोसाइट सेल है लीवर का, इस हेपेटोसाइट सेल के अंदर ये एक पैरासाइट था, यानी एक स्पोरोजॉइड था। अब ये स्पोरोजॉइड यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करेगा। यहाँ पर क्या करेगा, मल्टीप्लीकेशन, यानी अपनी तादाद में इजाफा करेगा। और ये तादाद में इजाफे का अमल जो होगा वो कैसा होगा, आसेक्सुअल। आसेक्सुअल मतलब गैर जिनसी। किस तरीके से करेगा वो, गैर जिनसी तरीके से। नतीजे में ये होगा कि ये पूरा जो सेल है, जो पूरा लीवर का जो सेल है, या लीवर के जितने भी सेल है, जहां जहां पर भी ये स्पोरोजोइड चले गए, तो ये अपने नंबर में क्या कर रहे हैं, इजाफा। ठीक है, स्पोरोजोइड के नंबर में इजाफा हो गया। अब क्या होगा, स्पोरोजोइड के नंबर में जैसे ही यहाँ पर इजाफा हो गया, तो इजाफा होने के बाद ये जो हेपेटोसाइट सेल है, उस हेपेटोसाइट को ये क्या कर देंगे, फोड़ देंगे। हेपेटोसाइट को क्या कर देंगे, फोड़ देंगे, फोड़ देंगे, तोड़ देंगे, जो भी है। उसकी वजह से क्या होगा कि ये हेपेटोसाइट सेल में से पूरे के पूरे क्या हो गए, बाहर आ गए। कहां से बाहर आ गए, हेपेटोसाइट से। तो हम इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि ये कहां से बाहर आ गए, लीवर से बाहर आ गए। कहां से बाहर आ गए, लीवर से, जिगर से।
लीवर से बाहर आते के साथ इनको सबसे पहले कौन मिलेगा? तो लीवर से बाहर आने के बाद ब्लड वेसल उसके आजू बाजू से जा रही होंगी, तो ब्लड वेसल में कौन मिलेगा? ब्लड वेसल में उनको मिल जाएगा आरबीसी। ये क्या करेंगे? आरबीसी को पकड़ लेंगे। किसको पकड़ लेंगे? आरबीसी को पकड़ लेंगे। और आरबीसी में जाके ही क्या करेंगे? मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्या हो गया? इन्होंने इसको पकड़ लिया आरबीसी को, और आरबीसी के अंदर उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया? मल्टीप्लीकेशन। आरबीसी के अंदर उन्होंने क्या कर दिया? मल्टीप्लीकेशन, यानी अपनी तादाद में इजाफा शुरू कर दिया। अब जब आरबीसी के अंदर भी अगर इनकी तादाद बढ़ जाएगी तो फिर नतीजे में क्या होगा? नतीजे में ये होगा कि ये आरबीसी को भी तोड़ देंगे। जब ये आरबीसी को भी तोड़ देंगे तो नतीजे में ये बाहर निकलेंगे। तो ये दोबारा कहाँ निकल जाएंगे? जिस्म के अंदर। यानी अब ये कहां पर है? आरबीसी को तोड़ने का मतलब ये है कि अभी कौन सी कंडीशन में है? ब्लड के अंदर। कहां पर है ये? ब्लड के अंदर। ना हो बच्चों, यहां तक समझ में आया? ना, तो अब यहां पर याद रखिए कि हम ये कहते हैं कि जब हमको मलेरिया होता है तो हमको बुखार आता है। मलेरिया होने की वजह से सुबह में, रात में बुखार आता है, दिन में हम अच्छे रहते हैं, फिर रात में बुखार आता है, फिर दिन में अच्छे रहते हैं। तो ये 24 आवर इस तरह से चलता रहता है। तो ये जो बुखार आता है, ये बुखार कहाँ से आता है? तो ये बुखार उस वक्त आता है जब आरबीसी सेल फट जाते हैं। आरबीसी जो खलिए हैं वो क्या हो जाते हैं? वो फट जाते हैं। अब इनके फटने से क्या प्रॉब्लम? इनके फटने से प्रॉब्लम ये है कि यहां पर निकलता है एक जहर। यहां पर क्या प्रोड्यूस होना शुरू होता है? जहर या जहरीला मादा। उस जहरीले मादे का नाम है होमोजॉइट। उस जहरीले मादे का नाम क्या है? होमोजॉइट। क्या नाम है उस जहरीले मादे का? होमोजॉइट। इस होमोजॉइट की वजह से हमारे जिस्म के अंदर टेम्परेचर बढ़ता है, घटता है। समझ में आया? तो क्या हो गया? ये आरबीसी के अंदर आए। आरबीसी के अंदर आने के बाद जितने भी आरबीसी के खलिए थे, उन आरबीसी के खलिए को उन्होंने क्या कर दिए? फोड़ दिए, या उन्होंने आरबीसी के खलिए को क्या कर दिया? फाड़ दिया, या आरबीसी का खलिया खुद क्या हो जाते हैं? फट जाते हैं। फट जाने की वजह से उनसे क्या रिलीज होना शुरू होता है? जहर, या हम कहेंगे जहरीला मादा। ये जहर या जहरीला जो मादा है, ये क्या करता है? इसका नाम है होमोजॉइट। और ये होमोजॉइट हमारा जो जिस्म का टेम्परेचर है, हमारे जिस्म का जो टेम्परेचर है उसको चेंज कर देता है। क्या कर देता है उसको? वो टेम्परेचर को चेंज कर देता है। और ये टेम्परेचर उस वक्त चेंज होता रहता है जब जब ये होमोजॉइट हमारे बॉडी में बढ़ते रहते हैं। और ये कब बढ़ते हैं? स्पेशली रात में। नतीजे में ये होता है कि आपको रात में बुखार आता है, फिर दिन में आप अच्छे लगने लगते हैं। तो इस तरह से ये काम होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको कि ये जो आरबीसी है, आरबीसी से फटने के बाद जो केमिकल निकलता है उसका नाम है होमोजॉइट। नाउ दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज यहां पर याद रखना है वो क्या है कि यहां पर जो बड़ा काम होता है जिसकी वजह से मच्छर हमारे ब्लड से स्पोरोजॉइट को लेकर जाता है, वो क्या होता है? तो यहां पर एक काम ये होता है कि ये जो स्पोरोजॉइट है, ये स्पोरोजॉइट आगे चल के बना देते हैं गैमेटोसाइट्स। क्या बना देते हैं वो? गैमेटोसाइट। एक तरफ वो बना देते हैं फीमेल गैमेटोसाइट। क्या बना देते हैं? फीमेल गैमेटोसाइट। और दूसरी तरफ वो बना देते हैं मेल गैमेटोसाइट। क्या बना देते हैं? मेल गैमेटोसाइट। और ये जो रिप्रोडक्शन का अमल है, यानी यहाँ पर बेसिकली अगर गैमेटोसाइट बनाना है तो इसका मतलब ये है कि ये बन गए गैमेट्स। और गैमेट्स में हमेशा हमको मालूम है जो प्रोसेस होता है वो होता है मियोसिस। कौन सा प्रोसेस होता है? मियोसिस। तो एग्जाम में कहीं कहीं जगह पे इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस है, इसलिए याद रखिए
कि यहाँ पर जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मियोसिस यानी रिडक्शनल डिवीजन। और यहाँ पर जो प्रोसेस चल रहा था, यहाँ जो डबल होने का प्रोसेस था, वो प्रोसेस क्या था, वो प्रोसेस था माइटोसिस। वो कौन सा प्रोसेस था, माइटोसिस। तो इसको इस कंसर्न में भी याद रखना है कि अगर एग्जाम में इस तरह के सवाल आते हैं तो आपको याद रहे, ठीक है। एनसीईआरटी ने इसको मेंशन नहीं किया, लेकिन इस तरह के सवाल बन सकते हैं। तो डुप्लीकेशन हो रहा है माइटोसिस और रिडक्शन हो रहा है मियोसिस, नतीजे में फीमेल गैमेटोफाइट और मेल गैमेटोफाइट बन गया। अब ये जो साइकिल थी यहाँ तक की जो साइकिल थी वो पूरी की पूरी कहाँ हो रही थी, ह्यूमन बॉडी में। ये पूरी जो साइकिल थी, ये साइकिल कहाँ चल रही है, ये साइकिल पूरी की पूरी कहाँ चल रही है, ह्यूमन बॉडी में। कहाँ चल रही है ये, ह्यूमन बॉडी के अंदर। कहाँ चल रही है, ह्यूमन बॉडी के अंदर, इंसानी जिस्म के अंदर। नाउ अब क्या होता है, अब फॉर एग्जांपल ये जो पर्सन है, ये जो बीमार पर्सन है, इस पर्सन के बॉडी से अगेन मच्छर आया। उस मच्छर ने क्या किया, इसके जिस्म से, ये जो गैमेटोफाइट है तो उसके जिस्म में क्या चला गया, एक मेल गैमेटोफाइट और दूसरा क्या चला गया, फीमेल गैमेटोफाइट। तो ये दोनों के बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट। अब मैं ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि यहाँ पर मेल फीमेल गैमेटोफाइट है और मेल गैमेटोफाइट है। ऐसा नहीं है कि ये इनको हम इस तरह से बताने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। तो ये है मेल गैमेटोफाइट और ये फीमेल गैमेटोफाइट। इन दोनों के दरमियान इंटरेक्शन होता है और इन दोनों के इंटरेक्शन की वजह से बनता है स्पोरोजोइड। क्या बनता है, दोनों के इंटरेक्शन की वजह से स्पोरोजोइड। और ये जो स्पोरोजोइड है, ये स्पोरोजोइड बाद में ये मच्छर कहाँ लेके आता है, इंसान के पास। साइकिल समझ में आई अब। तो बेसिकली हुआ क्या कि गैमेटोफाइट आए, गैमेटोफाइट मच्छर के जिस्म में आए, मच्छर के जिस्म में उनके दरमियान में इंटरेक्शन हुआ, उसकी वजह से क्या बना, स्पोरोजोइड। और ये स्पोरोजोइड कहां पर आया, इंसान के जिस्म में। तो ये इंसान का जिस्म, फिर ये किसी और दूसरे इंसान के पास, फिर किसी और दूसरे इंसान के पास, इस तरह से ये प्रोसेस चलेगा। लेकिन यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो समझने के लिए है कि मच्छर के जिस्म में क्या हुआ। मच्छर के जिस्म में क्या होता है कि जब वो ये ब्लड को सक करता है, तो ब्लड को सक करते वक्त उसके बॉडी में क्या आ गया, उसके बॉडी के अंदर आ गया फीमेल और मेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट और मेल गैमेटोफाइट, और इन दोनों के दरमियान इंटरेक्शन जब होता है तो हम कहते हैं उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या हम कहेंगे कि उन दोनों के दरमियान क्या होता है, सेक्सुअल इंटरेक्शन होता है। और इस सेक्सुअल इंटरेक्शन की वजह से हमारे पास क्या होता है, स्पोरोजोइड। और ये स्पोरोजोइड आगे चल के क्या होता है, यहाँ पर आता है। तो अब सवाल ये आता है कि ये जो मेल और फीमेल गैमेट है, इनका इंटरेक्शन कहाँ होता है। तो मेल और फीमेल गैमेट का इंटरेक्शन होता है गट में। कहां पर होता है, उसकी गट में। और गट से निकलकर स्पोरोजोइड कहां पर आते हैं, स्पोरोजोइड आ जाते हैं सलाइवरी ग्लैंड में। कहां पर आ जाते हैं, सलाइवरी ग्लैंड में। अगर आपको याद होगा तो सलाइवरी ग्लैंड ह्यूमन के पास भी होते हैं। और ये जो सलाइवरी ग्लैंड है, ये क्या सीक्रेट करते हैं, ये सीक्रेट करते हैं सलाइवा, जिसको आमतौर पे हम हमारी लैंग्वेज में कहते हैं थूक। हमारी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, थूक। तो जब ये सलाइवा होता है, तो जब ये मच्छर किसी इंसान के बॉडी के ऊपर जाता है, तो जिस तरह से एक डॉक्टर इंजेक्शन देते वक्त पहले उसको क्लीन करता है, बस उसमें और इस मच्छर में फर्क ये है कि जब मच्छर क्लीन करता है तो उस वक्त वो रिलीज करता है एनेस्थेशिया, यानी ऐसा मटेरियल रिलीज करता है जिसकी वजह से आपके इतना पूरा पोर्शन है जहां मच्छर बैठा है वो क्या हो जाता है, सुन्न हो जाता है। और सुन्न होने की वजह से क्या होता है कि मच्छर जब उसके अंदर डंक मारता है, या उसकी जो नली है, जो उसका माउथ है, जब वो इंसर्ट करता है तो वो क्या रिलीज करता है, बेसिकली वहां पर सलाइवा। और वो सलाइवा इसलिए रिलीज कर रहा होता है ताकि ताकि आपको सेंस ना हो, आपको मालूम ना पड़े और आप उसके ऊपर रख ना दे, इसलिए वो क्या रिलीज करता है, सलाइवा थूक। लेकिन इस सलाइवा के साथ उसके जिस्म से क्या चले जाते हैं, स्पोरोजोइड चले जाते हैं। और वो स्पोरोजोइड इंसान के जिस्म में लीवर में चले जाते हैं, लीवर में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर वहां से ब्लड में जाते हैं, फिर ब्लड से होते हुए फिर दोबारा कोई
तो और मच्छर आएगा उसके जिसमें वो चले जाते हैं। मच्छर भी एक ही बार काम करता है, इंसान भी एक ही बार काम करता है, बस फर्क ये है कि मच्छर भी बदल जाता है, इंसान भी बदल जाता है। क्योंकि मच्छर मच्छर की जिंदगी कितनी है, ठीक है। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज की है, मच्छर इंसान का खून क्यों पीता है, बताइए। जीना, सानिया, अमनाम, और कौन है, अतीक, उम्मे सलमा, पठान, उबैदुर रहमान, आयशा, जेबा, मंतशा, अलीशा, आयशा, जुनैद। मच्छर खून क्यों पीता है, हो गया लिखना। जी, क्यों, गिजा है, गिजा, उसकी गिजा है। और कोई बता सकता है, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जिसको मैंने अभी तक छुपा के रखा है, क्योंकि एग्जाम में इस पे सवाल किया जाता है। ये जो मच्छर होता है ना, ये मच्छर नहीं होता, क्या, ये मच्छर नहीं होता, बल्कि ये होती है मच्छरनी। कौन होती है, मच्छरनी, यानी ये होती है फीमेल। क्या होता है बेसिकली, ये जो ट्रांसमिट करने का काम करता है कौन होता है, फीमेल। तो ये खून चूसती है, ठीक है। तो फीमेल है, और इसको कहा जाता है फीमेल एनाफिलस, फीमेल एनाफिलस। ना बच्चे, ये क्यों करती है फीमेल एनाफिलस, फीमेल एनाफिलस ये इसलिए करती है ताकि इसके पास जो एग है, और ताकि इसके पास जो बच्चे हैं, इसके पास जो बच्चे हैं, उन बच्चों की परवरिश, उन बच्चों की नमू, उन बच्चों की अफजाइश, बच्चों की परवरिश के लिए, बच्चों की अफजाइश के लिए, बच्चों की नमो के लिए वो क्या करती है, मच्छरनी, मच्छरनी क्या करती है, सब करती है, खून पीती है। तो फीमेल एनाफिलस क्या करती है बेसिकली, जो खून पीने का अमल है वो किस लिए है, परवरिश के लिए, नमू के लिए, अफजाइश के लिए। तो यहाँ पर एक बात ये समझ में आती है कि वो फीमेल फीमेल एनाफिलस या ये जो मच्छर है, ये इसका हमारे से कोई झगड़ा नहीं है, बल्कि वो अपनी ग़िज़ा, अपने बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म उसका चल रहा है, उसको फुलफिल करने के लिए, उस काम को परफॉर्म करने के लिए, और वो भी किसके हक में, उसके बच्चों के हक में, वो हमारा ब्लड सक करती है। लेकिन अनजाने में उससे हमारे जिस्म के अंदर क्या ट्रांसफर हो जाते हैं, क्या ट्रांसफर हो जाते हैं स्पोरोसाइट, यानी मलेरिया के पैरासाइट। तो वो इंटेंशनली ये काम नहीं करती, बल्कि उस काम के दौरान में उसके जिस्म से ये क्या होते हैं, हमारे जिस्म के अंदर दाखिल हो जाते हैं। क्लियर कंसेप्ट। तो ये जो होती है, ये कौन होती है, फीमेल फीमेल एनाफिलस। तो एग्जाम में पूछा जाता है सवाल कि ये कौन करता है, तो याद रखना कि ये फीमेल एनाफिलस होती है, जिसके जरिए हमारे जिस्म में क्या होते हैं, इसका ट्रांसपोर्ट होता है पैरासाइट्स का। ना बच्चों, एक और चीज याद रखिए कि यहाँ जो पैरासाइट है उसका नाम क्या है। तो यहाँ पर जो पैरासाइट है, एक है, अभी तक हमने किसकी बात की है, हमने ये बात की कि वेक्टर किस तरह से, मतलब मच्छर के जिस्म में क्या बात होती है। अभी हमने पैरासाइट के नाम नहीं पढ़े कौन है। तो अब याद रखिए कि यहाँ जो पैरासाइट है जिसकी वजह से मलेरिया की बीमारी होती है, तो उसको कहा जाता है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, क्या कहा जाता है इसको, प्लाज्मोडियम विवेक्स।
और दूसरा होता है उसको कहा जाता है प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम विवेक्स और प्लाज्मोडियम मलेरिया। ये दो पैरासाइट है जिसकी वजह से हमारे जिस्म के अंदर क्या होता है, मलेरिया। मच्छर की वजह से नहीं होता, याद रहेगा, मच्छर की वजह से नहीं होता, बल्कि बल्कि प्लाज्मोडियम से होता है। और एक प्लाज्मोडियम है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम फैलसी, प्लाज्मोडियम फैलसीपेरम। यहां तक रहेगा याद बच्चों? ना उसके बाद ना उसके बाद एक और बीमारी है जिसको कहा जाता है अमीबियासिस, अमीबियासिस और अमीबिक डिसेंट्री। अमीबियासिस और अमीबिक डिसेंट्री। ना ये अमीबियासिस डिसेंट्री किससे होती है? तो ये बीमारियां होती है प्रोटोजोआन पैरासाइट। मतलब सिंपल इतना याद रखना है कि ये भी होती है, अमीबियासिस भी किससे होती है, पैरासाइट से होती है। लेकिन इस पैरासाइट की नोयत क्या है कि ये प्रोटोजोआन पैरासाइट है। और ये क्या करता है, अमीबियासिस डिसेंट्री में ये जो पैरासाइट है ये किसको डिस्टर्ब करता है? अगेन ये डिस्टर्ब करता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को। इसको डिस्टर्ब करता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को। और डाइजेस्टिव सिस्टम में भी ये स्पेशली किसको करेगा? लार्ज इंटेस्टाइन को। इसको डिस्टर्ब करता है ये लार्ज इंटेस्टाइन को। और अगर लार्ज इंटेस्टाइन डिस्टर्ब होती है तो क्या होगा? अगेन हमारे पेट में तकलीफ होंगी, यानी इसके असरात जो होते हैं वो क्या होते हैं या दिखाई देता है। तो पहला होता है पेट में तकलीफ, दूसरा होता है कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन, दूसरा क्या होता है, कब्ज होता है यानी कॉन्स्टिपेशन होता है। फिर इसी तरह से हमारे क्रैम्प यानी पेट के अंदर क्या निकलना शुरू होती है, चमक, क्या बोलते हैं उसको, चमक। हमारे जिस्म में मरोड़ होना शुरू होती है, मरोड़। फिर यहाँ पर एक और चीज है कि जो फुजला निकलता है, फुजला जो निकलता है उस फुजले के अंदर हमको क्या दिखाई देता है, उस फुजले के अंदर म्यूकस और खून दिखाई देता है। क्या क्या दिखाई देता है? फुजले के अंदर दिखेगा आपको खून, और फुजले के अंदर देखने को मिलेगा म्यूकस। अब यहां पर एक और चीज याद रखना है कि ये डिसेंट्री किसकी वजह से होती है? तो ये डिसेंट्री होती है, ग़िज़ा
इसकी वजह से होती है ग़िज़ा। और ये जो ग़िज़ा होती है ये कैसी होती है? ये ग़िज़ा होती है आलूदा। कैसी ग़िज़ा होती है ये? आलूदा ग़िज़ा होती है। आलूदा ग़िज़ा या आलूदा ग़िज़ाई अशिया। अब ये जो आलूदा ग़िज़ाई अशिया या ग़िज़ा ये आलूदा क्यों हुई? तो ये आलूदा होती है मक्खियों के जरिए। किसके जरिए? मक्खियों के जरिए। तो मक्खियों को कहा जाता है मैकेनिकल कैरियर। तो जगह पर इसको क्या कहा जाता है? मैकेनिकल कैरियर। यानी इसको लाने ले जाने का काम बेसिकली कौन कर रही है? मक्खियां। तो मक्खियां कैसा करती है? तो ये मक्खियां क्या करती है? ये जो भी पर्सन है उस पर्सन के फुजले पर जाकर बैठती है। उसके फुसले पे क्या हुई? जाकर बैठ गई। अब जब जाकर बैठ गई तो जब वो वहां से उड़कर आएंगी तो फिर वो कहाँ बैठेंगी? ग़िज़ा के ऊपर बैठेंगे, ग़िज़ाई अजनास के ऊपर बैठेंगे। नतीजे में क्या होंगी कि वो यहाँ से किसको ट्रांसफर कर रही है? इस पैरासाइट को ट्रांसफर कर रही है। किसको कर रही है? पैरासाइट को ट्रांसफर कर रही है, जिसकी वजह से बीमारी हो रही है। अब ये पैरासाइट कौन है? तो ये पैरासाइट है एंटामोबिस्टोलिका। यहाँ अब याद रखना है कि ये पैरासाइट कौन है? तो ये पैरासाइट है एंटामोबिस्टोलिका। क्या नाम है इस पैरासाइट का? एंटामोबिस्टोलिका। इस पैरासाइट के जरिए ये बीमारी होती है जिसको कहा जाता है अमेबियासिस और अमेबिक डिसेंट्री। तो याद रखिए बच्चों कि ये इस तरह की बीमारियां हैं जो हमारे ग़िज़ाई अजनास के जरिए ये बीमारियां ट्रांसफर होती है। तो बेसिकली होता क्या है कि ये जो भी पर्सन है इसका जो भी फुजला वगैरह निकलेगा या कहीं पर भी होगा तो उसके जरिए तो अब ये हो सकता है कि ये फुजला वगैरह जो भी है वो क्या बोलेंगे ना फ्लोट होते हुए भी आ जाए तो हमारे ग़िज़ा वगैरह के अंदर ये शामिल हो जाता है। नतीजे में इससे क्या होती है? बीमारी डेवलप होती है जिसको हम क्या कहते हैं? अरे कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन का मतलब क्या है? कॉन्स्टिपेशन कब्ज का मतलब ये होता है कि जो फुजला है हम क्या करते हैं? फुजले को बाहर खारिज करते हैं जिस्म से। अब क्या हो गया? वो फुजला का जो टाइम है उस टाइम पे वो बाहर ही नहीं आ रहा है तो वो बॉडी में क्या करके रखा हुआ है? स्टोर करके रखा हुआ है। तो उसको कहा जाता है कब्ज, कॉन्स्टिपेशन। हाँ, प्रोटोजोआ यानी क्या? तो हम जिस तरह से हमने एनिमल किंगडम सिस्टम में हम पढ़ेंगे अभी और भी बहुत सारे नए नए नाम आने वाले हैं। तो एनिमल किंगडम सिस्टम में होते हैं। क्रैम्प का मतलब क्या होती है? चमक, यानी पेट में मरोड़ होती है। आप कभी जो ना अपने पेट पकड़ के बैठ जाते हैं। क्यों पकड़ के बैठ जाते हैं? क्योंकि उससे उसके जरिए आपके पेट में क्या होती है? क्रैम्प होती है। आप बोलते हैं कि चमक निकल रही है या पेट के अंदर क्या हो रहा है? कुछ अजीब अजीब हो रहा है। अजीब अजीब का मतलब क्या हो रहा है? उसके अंदर क्रैम्प निकल रहे हैं, मरोड़ हो रही है। आपको समझ में नहीं आता है कि पेट दुख किस तरह से रहा है। देगा ना। एक और बीमारी इसको कहा जाता है एस्केरियासिस। एक और बीमारी है जिसको कहा जाता है एस्केरियासिस। छठाई नंबर है जो बीमारी का देखिए जरा। ठीक है, एस्केरियासिस। ये जो एस्केरियासिस डिजीज है ये एस्केरियासिस डिजीज होती है एक हेलमिंथ है जिसका नाम है एस्केरिस। एस्केरिस है जो एक हेलमिंथ है। आप जब एनिमल किंगडम पढ़ेंगे ना उसमें ये सारी चीजें और क्लियर हो जाएगी। सिर्फ इतना याद रखिए कि हमारे पास प्लेटीहेल्मिन्थ्स वगैरह है और ये जो है इसका एक टाइप है एस्केरिस। और मैंने कल भी कहा था जब शायद हमारा लेक्चर डिस्कनेक्ट हो गया था उस वक्त कि YouTube के ऊपर मैंने ऑलरेडी
किंगडम एनिमेलिया, अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड मैंने लेक्चर्स बना के रखे हुए, यानी एनिलीड, प्लेटिहेल्मीथ, एश हेल्मीथ, इनके सबके लेक्चर हैं। कुछ मुश्किल से शायद 12-13 लेक्चर होंगे। तो मेरी अपनी पर्सनल राय ये है आप लोगों को कि जब तक हम आने वाले 2 दिन में वहां तक पहुंचते हैं, उससे पहले आप लोग उस चैप्टर को रीड कर लें, ताकि उस, क्योंकि वहां से सवाल आएंगे, 3 से 4 सवाल शायद वहां से आएंगे। तो इसलिए मेरी आप लोगों से एक खास सजेशन ये रहेगा आप लोगों को कि आप लोग उस चैप्टर को, दूसरा प्लांट किंगडम, तो प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम दोनों चैप्टर मैंने ऑलरेडी उर्दू में बना के रखे हैं, वहां पर पढ़ा के रखे हैं। तो अगर आप थोड़ा सा टाइम निकाल के अगर उनको दे देंगे, तो ये होगा कि मेरे से पहले आप उनको रीड कर लेंगे, इंशाल्लाह जब मैं बताऊंगा तो आपको वो और रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो एक बात करते हैं एस्केरिस। एस्केरिस ये क्या है? एस्केरिस ये प्लाटी, ये हेल्मिन्थ्स है। और इसकी वजह से क्या होता है, जो हेल्थी पर्सन है उसके गेट के अंदर वो इन्फेक्ट करते हैं। जो हेल्थी पर्सन होता है, जो सेहतमंद इंसान होता है, उसके गट के अंदर, यानी अगेन यहाँ पर बात कहां पर आ गई, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आ गई। वहां पर जाके ये क्या करते हैं, उसको इंफेक्शन करते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है, जब वो गट गट के अंदर चले गए, यानी अगेन दोबारा हम यहाँ बात कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, दोबारा हम बात किसकी कर रहे हैं कि ये जो बीमारी हो रही है ये भी कहां पर हो रही है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, यानी उस पर्सन के गट के अंदर हो रही है। अब इससे होता क्या है, या ये इसके गट के अंदर आई कहां से, तो इसके दो रीजन है। एक तो रीजन है वाटर, और दूसरा रीजन है फूड, यानी गैसा, और क्या है, पानी। तो गैसा की वजह से भी और पानी की वजह से भी आती है। अब इसके असरात क्या डेवलप होते हैं या किस तरह से दिखाई देता है, आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि किसी को एस्कैरिस हुआ है? तो उसमें सबसे पहला है कि इंटरनल ब्लीडिंग, उसके अंदर क्या होती है, अंदरूनी जरियाने खून। अंदरूनी जरियाने खून का मतलब क्या है, इंटरनल ब्लीडिंग। उसके जिस्म के अंदर के साइड में क्या होती है, ब्लीडिंग होती है, इंटरनल ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। और इसी इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से उसका इम्यून सिस्टम डेवलप होगा, नतीजे में उसको क्या आना शुरू हो जाता है, बुखार आना शुरू हो जाता है। यानी उनके जिस्म में क्या डेवलप होना शुरू होता है, फीवर डेवलप होना शुरू होता है। इसी तरह से मस्कुलर पेन, यानी अब पेट में दुखना शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होता है, मस्कुलर पेन। और उनके जिस्म में डेवलप होती है एनीमिया। कौन सी कंडीशन डेवलप होती है, एनीमिया। एनीमिया का मतलब क्या होता है, एनीमिया का मतलब होता है डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। उनके जिस्म में क्या डेवलप होना शुरू होती है, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। तो जब हम सब्जियां या फल लेकर आते हैं, तो उन सब्जियों और फलों के जरिए एस्कैरिस, ये जो हेलमिन्थ्स है, यानी एक तरह से ये कीड़ा होता है, कीड़ा। पानी के अंदर आपने कीड़े देखे, पानी के अंदर बहुत दिनों का जो पानी पड़ा होता है, उसके अंदर जो छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं, तो वो फ्लैट वॉर्म, राउंड वॉर्म, उनमें का एक टाइप है एस्कैरिस। फ्लैट वॉर्म, राउंड वॉर्म का एक टाइप है जिसको हम कह रहे हैं एस्कैरिस। तो ये पानी के जरिए या गजा के जरिए हमारे जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। तो अक्सर हम जब खाना वगैरह, पानी वगैरह पी रहे हैं, तो पानी को देख कर पीते हैं, उसमें छोटे छोटे, बहुत छोटे होते हैं ये एस्कैरिस, जो ये जो प्लेटी हेलमेट्स होते हैं, ये बहुत छोटे होते हैं, जो हमको आम आंख से, या हमने जब तक उसको गौर से नहीं देखा तब तक दिखाई नहीं देते। इसी तरह से फलों के ऊपर भी वो होते हैं। अगर सेब वगैरह है उसमें अगर हो जाए, तो ये क्या करते हैं, हमारे जिस्म में जाके सीधा हमारे इंटेस्टिनल वॉल के ऊपर, और वहां पर इनके क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है, इनकी ग्रोथ होती है ना। एक और डिजीज है जिसको कहा जाता है फिलेरियासिस। क्या कहा जाता है इसको, फिलेरियासिस, या उसको कहते हैं एलिफेंटासिस। क्या कहते हैं, एलिफेंटासिस। हम जिसको है ना
हत्तगुनिया यानी हाथी की तरह इनके पाँव हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं इस बीमारी के अंदर? हाथी की तरह इनके पाँव हो जाते हैं, क्योंकि ये जो हमारे जिस्म के अंदर अटैक करता है, तो ये कहाँ पर करते हैं? ये फिलेरियासिस या एलिफेंटियासिस, इस बीमारी के अंदर जो इन्फेक्शन होता है वो होता है लिम्फेटिक वेसल। कहाँ पर होता है? लिम्फेटिक वेसल ऑफ लेग। जो हमारे पैर है, उस पैर के अंदर जो लिम्फेटिक वेसल है, वहां जाके ये बीमारी होती है। नतीजे में जो हमारे पैर है वो क्या हो जाते हैं? सूज जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सूज जाते हैं। और सूजन जो होती है वो इतनी बड़ी होती है कि हमको क्या लगाया जाता है? हाथी के पांव। इस तरह से दिखाई देते हैं हमको, हाथी के पांव। इसलिए उसको क्या कहा है? एलिफेंटियासिस। क्या कहा गया था उसको? एलिफेंटियासिस कहते हैं। अब ये जो बीमारी है उसकी उसके रीजन क्या है? तो उसका रीजन है बुचरेरिया। बुचरेरिया, बुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी, बुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी। इसका रीजन है बुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी। और दूसरा है बुचरेरिया मलाई। दूसरा कौन है? बुचरेरिया मलाई। ठीक है, तो ये दो पैरासाइट है। सॉरी, पैरासाइट नहीं कहेंगे इनको, अगेन इनको हम कहेंगे हेलमिन्स। क्या कहेंगे इनको? हेलमिन्स कहेंगे, यानी ये भी कीड़े हैं। और इनको फैलाने वाले या इनके लिए वेक्टर का रोल प्ले कर सकते हैं मॉस्कीटो। कौन कर सकते हैं? मॉस्किटो। तो आप समझिए कि मॉस्किटो यानी ये मच्छर, ये मच्छर हमारे जिस्म के साथ, यानी हमारे जिस्म के लिए इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये वेक्टर का रोल प्ले करते हैं, और ये ऐसी बीमारी तक को ट्रांसफर कर रहे हैं जो बहुत खतरनाक है। इतनी खतरनाक है कि मैंने एक पर्सन को देखा है, तो उसके पाँव के अंदर इंजेक्शन देना पड़ता था। यानी वो इतना बड़ा सूजा हुआ पाँव है, उस पाँव के अंदर उसका इंजेक्शन देना पड़ता था, और कंटिन्यूअसली उसके पाँव से है ना, मतलब रुतूबत निकलती रहती, कुछ चिकना मटेरियल है वो कंटिन्यूअसली उसके सेल से सीक्रेट होता था। बहुत खतरनाक बीमारी है। तो यहाँ पर याद रखिए, ये फिलेरियासिस या एलिफेंटियासिस का वेक्टर कौन है? मॉस्किटो। इसलिए अक्सर हमको ये कहा जाता है कि हमारे अतराफ में इस बातों का ध्यान रखें कि पानी जमा ना हो, टायर में जमा ना हो, घर की छतों पे जमा ना हो, आजू बाजू जो नालियां है वहां ना हो। अगर नालियां है तो वहां पर छिड़काव करते रहे, मच्छरों को मारने के दवाओं का छिड़काव करते रहे। घर में अगर बहुत बड़ा पानी का टैंक है, तो उसमें मछलियां होती है जो लार्वा को खा लेती है, वो मछलियां लेकर आए। तो इस तरह के बहुत सारे एहतियाती तदाबीर हमको बताई गई है, और उनको फॉलो करना चाहिए, ताकि इस तरह के खतरनाक बीमारियों से हम अपने आप को बचा सके। अपने आप को नहीं, बल्कि अपनी पूरी फैमिली को, पूरे खानदान को, पूरे शहर को, सबको बचा सके। नाउ लास्ट बीमारी है जिसका नाम है रिंग वॉर्म। आखिरी बीमारी है जिसको कहते हैं हम रिंग वॉर्म। और शायद कल हम लोगों ने रिंग वॉर्म, कल या परसों रिंग वॉर्म से रिलेटेड डिस्कशन हम लोगों ने किया हुआ है। किसी को याद है कि रिंग वॉर्म से रिलेटेड क्या बात की हमने? यानी दाद और खुजली। खुजली मतलब खारिश, दाद या खारिश या खुजली जो होती है। तो ये जो रिंग वॉर्म है ये होता है एक फंजाई से। रिंग वॉर्म जो होता है, रिंग वॉर्म जो होता है, ये फंजाई से होता है। लास्ट टाइम अगर याद होगा तो हमने पढ़ा हुआ है माइक्रो
कल हमारा जब पहला सवाल था या दूसरा या तीसरा सवाल था कल हमारा, उसमें हमने पढ़े हैं माइक्रोस्पोरम। माइक्रोस्पोरम कल अगर आपको किसी को याद होगा तो हम लोगों ने कल रिंग वॉर्म हमारा पेपर के डिस्कशन के दौरान में माइक्रोस्पोरम पढ़ा हुआ है। दूसरा हमने पढ़ा हुआ है ट्राइकोफाइटॉन। दूसरा फंगस कौन है? ट्राइकोफाइटॉन। और एक होता है जिसको कहा जाता है इपिडर्मो फाइटॉन। दूसरा क्या नाम है? एपिडर्मोफाइटॉन। तो इसकी वजह से जो बीमारी होती है उसको कहा जाता है रिंग वॉर्म। क्या कहते हैं उसको? रिंग वॉर्म कहते हैं। रिंग वॉर्म में बेसिकली क्या होता है? तो रिंग वॉर्म में ये होता है कि हमारी जो जिल्द होती है वो जिल्द सूख जाती है, और उस जिल्द के अंदर कंटिन्यूअसली क्या होता है? हमारे को खारिश होती है। खारिश होती है या क्या है कि हम खुजली होती रहती है कंटिन्यूअसली। उसके रिंग वॉर्म की वजह से उसके अंदर क्या होती है? खुजली होती है। तो अगर किसी पर्सन के इन्फेक्टेड, अगर किसी पर्सन के पास की खुजली वगैरह के जो है अक्सर आप देखते हैं व्हाइट कलर के पैचेस होते हैं, किसी के गर्दन पर होते हैं, किसी के बालों के अंदर होते हैं, किसी के नाखून के ऊपर होते हैं या उंगलियों के दरमियान होते हैं। तो वो बेसिकली क्या है? वो दांत की बीमारी जिसको हम क्या कहते हैं? रिंग वॉर्म कहते हैं। हो गया? ठीक है। तो कल हम इसका आगे का क्वेश्चन देखेंगे। आज पेपर आज का तैयार हुआ नहीं शायद अभी तक, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी। या फिर इंशाल्लाह अगर हो गया तो मतलब 2 बजे अगर पेपर नहीं मिला तो 5 बजे तक पेपर शायद हम लोग को मिल जाएगा। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह हमारा पेपर रहेगा। एनीमिया में ये होता है कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है। एनीमिया में क्या होता है? ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है। दूसरा ये होता है कि ब्लड लेवल कम होता है, उस कंडीशन को कहा जाता है एनीमिया। एक है अमोनी, एक है निमोनिया और एक है एनीमिया। तो निमोनिया अलग है, एनीमिया अलग है। ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि बच्चों आज का जो हमारा रहेगा टेस्ट, तो वो अगर 2 बजे अपलोड नहीं हो सका तो शाम में अपलोड हो जाएगा, और शाम में ही हम उसको सॉल्व करेंगे 1 घंटा 1.5 घंटे में, और डिस्कशन भी। ठीक है। तो दुआ में याद रखिए, इंशाल्लाह शाम में पेपर के साथ फिर मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।